अब देखो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कल से हम आगे चलते हैं। कल कहां पर छोड़ा था? बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसमें अंतिम में हमने जो अंत में पढ़ा था। हाँ हाँ, अब देखिए आगे। हाँ, यानी अंत हमने कहां पर छोड़ा था? यानी अंत में सबसे लास्ट में करण सिंह तक हमने अध्ययन किया था, जिसे जांगलदर बादशाह की उपाधि मिली थी। यानी करण सिंह के बारे में पढ़ा था और मतीरे की राड के बारे में पढ़ा था। उसके पहले भी मतीरे की राड हमने पहले भी पढ़ी थी, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य जो हुई थी, और करण सिंह के जो ग्रंथ थे उसकी चर्चा की थी। अब करण सिंह के बाद में मित्रों जो करण सिंह का पुत्र जो शासक बनता है, हाँ कोई बात नहीं अंशिका जी, अभी स्टार्ट ही किया है। करण सिंह के बाद में जो शासक बनता है मित्रों, वो उनका पुत्र आया था मित्रों अनूप सिंह। करण सिंह के बाद में शासक कौन बनता है बीकानेर का? अनूप सिंह। ये करण सिंह का ही पुत्र था मित्रों अनूप सिंह, जिसका कार्यकाल 1669 से लेकर 98 तक था। करण सिंह का कार्यकाल 1631 से लेकर, राम राम जी सुमन जी, 1631 से लेकर 1669 तक करण सिंह का था। और करण सिंह का जो पुत्र है मित्रों अनूप सिंह, उसका कार्यकाल 1669 से 98 तक। अब देखिए मित्रों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, अनूप सिंह है वो बादशाह औरंगजेब के समकालीन था। भाई इसी समय 1669 में जब ये शासक था, उस समय औरंगजेब है वह शासक था। और 1669 ईस्वी में औरंगजेब है वो मित्रों दक्षिण अभियान के विरुद्ध है। 1669 के आसपास या 1665 के आसपास राजपुताना के अधिकांश शासकों को दक्षिण भारत में भेजता है। हमने पहले भी पढ़ा था, मिर्जा राजा जो मान सिंह थे उनको भी भेजा था। इसके अलावा जसवंत सिंह थे उनको भी उन्होंने भेजा था। यानी ये है वो दक्षिण अभियान पर भेजता है। और अनूप सिंह को भी मित्रों औरंगजेब ने दक्षिण अभियान पर भेजा था। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान पर भेजा, और दक्षिण अभियान में मित्रों इन्हें अनूप सिंह ने दक्षिण अभियान में औरंगजेब को है मित्रों निराश नहीं किया था। और दक्षिण अभियान पर भी मित्रों औरंगजेब को है खुश किया था अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा। मित्रों औरंगजेब को खुश किया था किसने? अनूप सिंह ने। और दक्षिण अभियान पर जो इसके द्वारा जो सफलता अर्जित की गई थी मित्रों दक्षिण में, और उन्हें दक्षिण में अर्जित की गई सफलताओं को लेकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ था। और औरंगजेब ने मित्रों इसे उपाधि दी महाराजा व माही मरातिब। औरंगजेब ने इसे कौन सी उपाधि दी मित्रों? महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी थी। तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? महाराजा और माही मरातिब की उपाधि किसे मिली थी? वो अनूप सिंह को दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों अनूप सिंह है, अनूप सिंह ने अपने काल में यानी बीकानेर में है अनूप पुस्तकालय खुलवाया था। इसके सांस्कृतिक उपलब्धि पूछ लेते एग्जाम में। अनूप सिंह से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां पूछेगा, या इसके ग्रंथ पूछेगा, या इसके जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों को पूछेगा अगला। तो बीकानेर में इसने अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। बीकानेर में इसने अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। किसने मित्रों? अनूप सिंह ने। और इस अनूप पुस्तकालय में मित्रों इसने है वो दक्षिण भारत से ये संस्कृत की पुस्तकें लाया था, और संस्कृत पुस्तकों का इसमें संकलन समावेशित किया। संस्कृत पुस्तकों का संकलन किया। यानी दक्षिण अभियान पर जब ये गया था तो वहां से दक्षिण भारत से ये संस्कृत की काफी सारी पुस्तकें लेकर आया था। हाँ, संस्कृत की काफी सारी पुस्तकें लेकर आया था, और संस्कृत पुस्तकों का संकलन है इस अनूप पुस्तकालय में किया। इसके अलावा इसने मित्रों इस अनूप पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों के अलावा कुंभा के संस्कृत ग्रंथों का भी संकलन किया। कुंभा के ग्रंथों का संकलन भी इसने इसी पुस्तकालय में किया था। और कुछ संस्कृत पुस्तकें थी मित्रों, उन संस्कृत पुस्तकों का इसने हिंदी में अनुवाद भी किया था, जैसे सुखकारिका व वेताल पचीसा। ये संस्कृत पुस्तकें थी मित्रों। सुखकारिका व वेताल पचीसा जो संस्कृत पुस्तकें थी, इन दोनों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करवाया, सॉरी राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया, राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया।
तो संस्कृत पुस्तकों का संकलन किया मित्रों, और उन संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद किसने करवाया था? इसी अनूप सिंह ने करवाया था। इसके अलावा मित्रों इसी अनूप सिंह के काल में गीता का प्रथम बार है, यानी गीता का प्रथम बार है वो राजस्थानी में अनुवाद हुआ था। आनंद राम नामक व्यक्ति ने गीता का प्रथम बार राजस्थानी में अनुवाद किया था। इसी के काल में आनंद राम ने गीता का प्रथम बार राजस्थानी में अनुवाद किया। वो इसी के काल में किया। अनूप सिंह के काल में आनंद राम नामक व्यक्ति ने मित्रों है किसका अनुवाद किया था? गीता का पहली बार सबसे पहले राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। तो राजस्थानी भाषा में गीता का आपसे पूछ लिया कि सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? तो आनंद राम नामक व्यक्ति ने इसी के काल में किया था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, अनूप सिंह है, ये अनूप सिंह खुद विद्वान था, स्वयं विद्वान था, और इसने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। और इससे अनूप सिंह के ग्रंथ देखिए, अनूप सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे मित्रों? हाँ, अनूप सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो देखिए मित्रों, अनूप विवेक, अनूपोदय, अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ये सारे के सारे ग्रंथ है वो किसने लिखे थे मित्रों? वो सारे के सारे ग्रंथ है मित्रों इसी अनूप सिंह ने लिखे थे। हाँ, तो अनूप सिंह ने मित्रों है अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि, ये ग्रंथ किसने लिखे थे मित्रों? ये सारे के सारे ग्रंथ है अनूप सिंह ने लिखे थे। ठीक है मित्रों, और मित्रों अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह ने काफी सारे विद्वानों को आश्रय दिया था, इसलिए इसे कहते हैं विद्वानों का आश्रयदाता। इसे क्या कहते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता। पूछ लिया आपको, तो विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहते हैं? अनूप सिंह को कहते हैं। तो एक बार वापस देखिए, जितना पढ़ा है उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। अनूप सिंह यानी औरंगजेब ने इसे माही महाराजा और माही मराठीब की उपाधि दी थी। ठीक है। अनूप पुस्तकालय, बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की शुरुआत की थी इसने, और संस्कृत पुस्तकों का संकलन वहां पर करवाया था। कुंभा के ग्रंथों का संकलन करवाया था अनूप पुस्तकालय में। कुछ संस्कृत पुस्तकें जैसे सुखकारिका, वेताल पचीसा, इनका राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। इसके बाद में आनंद राम नामक व्यक्ति ने इसी के काल में मित्रों है गीता का प्रथम बार राजस्थानी में अनुवाद किया था। ठीक है। अनूप सिंह के ग्रंथ है मित्रों अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, और इसने अपने दरबार में काफी विद्वानों को संरक्षण दिया था, इसलिए इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ, अब देखिए मित्र इसके आगे चलते हैं। अब अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो दरबारी विद्वानों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है मणिराम, और मणिराम ने मित्रों अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास ग्रंथ लिखा था। हाँ, इसके दरबारी विद्वान कौन थे? मणिराम। मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास ग्रंथ लिखा था। अनूप सिंह के दरबारी कवि मणिराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हाँ, अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास ग्रंथ लिखा था। ठीक है। इसी के दरबारी कवि थे मित्रों भाव भट्ट। इस भाव भट्ट ने भी ग्रंथ लिखे थे। इस भाव भट्ट ने ग्रंथ लिखा था संगीत अनुपांकुश, संगीत अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास,
अनूप संगीत रत्नाकर। ये ग्रंथ किसने लिखे थे मित्रों? ये भाव भट्ट ने लिखे थे। तो इसका दरबारी कवि, अनूप सिंह का दरबारी कवि कौन था मित्रों? वह भाव भट्ट था। और भाव भट्ट ने संगीत अनुपांकुश ग्रंथ लिखा था, संगीत अनूप संगीत विलास ग्रंथ लिखा था। हाँ, अनूप संगीत विलास ग्रंथ लिखा था। कोई बात नहीं सतीश जी, जिनको कमेंट करना है करने दो। हाँ, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। हाँ, भाव भट्ट ने ये ग्रंथ लिखे थे, 3 ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अनंत भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तीर्थ रत्नाकर। अनंत भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ है मित्रों, वो अनंत भट्ट ने लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखने मुख्य 3 विद्वान आते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान में रखने तीनों विद्वानों के नाम। मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर ग्रंथ लिखा, अनूप विलास ग्रंथ लिखा था। और भाव भट्ट ने संगीत अनुपांकुश, संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। और अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में देखिए मित्रों, हमने जब चित्रकला पढ़ाई थी मैंने आपको राजस्थान की, तो उस समय मैंने ये बताया था आपको कि राजस्थान में बीकानेर जो चित्रकला शैली है, उस बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वो किस शासक का समय था? तो ये मैंने बताया था आपको। तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल पूछ लिया आपको, अब तो वो किस शासक का समय था? वो अनूप सिंह का समय था। किसका समय था? अनूप सिंह का समय था। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ अनूप सिंह के समय बीकानेर में एक उस्ता कला भी प्रसिद्ध हुई थी। उस्ता कला प्रसिद्ध हुई, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, उस्ता कला भी यहाँ पर प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में इसी अनूप सिंह ने मित्रों जब ये दक्षिण भारत में गया था, अनूप सिंह जब दक्षिण भारत में गया था, तो दक्षिण भारत में इससे जहां पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती, उन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को, हाँ, उन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को वहां से लाकर इसने सभी मूर्तियों को एक जगह एकत्रित कर दिया राजस्थान में, और वो किया जूनागढ़ किले में। तो जूनागढ़ में दक्षिण भारत से जो भी हिंदू धर्म की जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियों को इसने लाकर संग्रह किया एक मकान में या एक मंदिर में, उसे कहते हैं मित्रों 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर। तो इसने मित्रों जूनागढ़ में जो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाएं, ऐसे नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यानी ये जब हिंदू धर्म से संबंधित इसे कितनी भी चाहिए, कोई सी धर्म की हिंदू धर्म से संबंधित कितनी मूर्तियां मिले, यानी किसी भी देवता से संबंधित मूर्ति मिले, सभी देवताओं से संबंधित जो मूर्तियां इसे मिली दक्षिण भारत अभियान में, सभी की सभी मूर्तियों को ये लाया, जो भी इसे मूर्ति मिलती उन मूर्तियों को लाया और जूनागढ़ में एक जगह एकत्रित करवाया, जिसे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर। और यहाँ पर इसी मंदिर में मित्रों एक प्रतिमा है हेरंब गणपति की। कौन सी प्रतिमा है? हेरंब गणपति प्रतिमा, जो पूरे भारत में यहीं पर मिलती है। हेरंब गणपति अर्थात सिंह पर सवार गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी। तो वो प्रतिमा मित्रों इसी जूनागढ़ के इसी 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर में मिलती है। हेरंब गणपति की प्रतिमा एकमात्र है, सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा मिलती है। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि देखो हेरंब गणपति का मंदिर जो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है, ये 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर कहां पर है? ये आपके है बीकानेर में। लेकिन आपको नोट में एक बात और लिखनी है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, और मित्रों साल बोलते हैं कमरे को। तो ये साल कहां पर है मित्रों? ये जोधपुर में। कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है मित्रों? ये जोधपुर में है, जैसलमेर में नहीं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मंडोर जोधपुर से नहीं जी। तो एक बार वापस देखिए मित्रों अनूप सिंह के बारे में जो हमने पढ़ा है। हाँ, दरबारी विद्वान मणिराम, भाव भट्ट, अनंत भट्ट के ग्रंथ हमने देखे हैं। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल इसका समय था।
जूनागढ़ दुर्ग में इसने 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर बनवाया था, वहीं पर हिरम गणपति या एकमात्र शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। ये 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो है मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर दुर्ग में। इतना क्लियर हो गया तो मित्रों आगे बढ़े। लीजिए स्क्रीनशॉट। नागौर जी, मैंने बताया था कला का पूरा कलाकार इसामुद्दीन उस्ताद थे, तो ये मैंने हस्तकला वाले टॉपिक में पूरी उस्ता कला के बारे में डिटेल से पढ़ाया वहां पर। अब वहां पर मैं हस्तकला नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उस्ता कला के बारे में मैंने आपको डिटेल से पूरा एक टॉपिक पढ़ाया, वहां पर उस टॉपिक में देख लेना। वहां पर हस्तकला में जाना, आप आर्ट्स एंड कल्चर में हस्तकला पढ़ाई है मैंने आपको। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास से संबंधित बातें होंगी आपकी। अब आप पूछ रहे हो राव जेठ शिरोचंद किसने लिखा, तो राव जेठ शिरोचंद हमने 3-4 बार कर लिया यहाँ पर। पिछले जब कल्याणमल शासक पढ़ा था, राव जेठ सिंह शासक पढ़ा था, उस समय राव जेठ सिंह की जो छंद है उसकी चर्चा की थी, यदि आप क्लास में थे। बाकी यदि जो क्लास में थे उनको पता है सबको राव जेठ शिरोचंद किसने लिखा था। हाँ, अब देखिए आगे देखिए, अनूप सिंह के बाद का जो शासक बनता है, हाँ, अनूप सिंह के बाद में मित्रों जो शासक बनेगा वो बनेगा इनका पुत्र स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का शासनकाल ज्यादा नहीं चला था, 2 वर्ष का चला था मित्रों। कोई आपको इसमें ध्यान में नहीं रखना कोई खास बातें। हाँ, अनूप सिंह के बाद में स्वरूप सिंह, हाँ, स्वरूप सिंह के बाद में भी मित्रों सुजान सिंह का शासन बना था। सुजान सिंह का काल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल सुमन जी, हाँ सही है। सुजान सिंह का काल था, इनके काल की कोई प्रमुख घटना याद नहीं रखनी है। तो अनूप सिंह के बाद में देखो मित्रों स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर स्वरूप सिंह का एक छोटा भाई सुजान सिंह शासक बना था, और सुजान सिंह के बाद में शासक बना था जोरावर सिंह। सत्रह से लेकर 46 तक लगभग इसका कार्यकाल रहता है मित्रों। जोरावर सिंह का कार्यकाल, सुजान सिंह का पुत्र था। जोरावर सिंह की बात की जाए मित्रों, एक तो बीकानेर की तरफ से इसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक। हुरडा सम्मेलन में यानी कब हुआ था हुरडा सम्मेलन? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए, मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? ये भीलवाड़ा में हुआ था। जयपुर शासक सवाईजय सिंह ने इसका आयोजन करवाया था, जबकि अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बाकी डिटेल में यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था मित्रों किसने? जोरावर सिंह ने। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और जोरावर सिंह ने 2 ग्रंथ भी लिखे थे मित्रों, एक तो वेदक सार, एक पूजा पद्धति। बस ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं रखना, इतना रखना आपको इसको, इसका काल। एक तो हुरडा सम्मेलन में इसने भाग लिया था, एक इसके 2 ग्रंथ याद रख लेना, वेदक सार और पूजा पद्धति ग्रंथ किसने लिखे थे मित्रों? तो वेदक सार और पूजा पद्धति ग्रंथ है मित्रों, ये आपके जोरावर सिंह ने लिखे थे। ठीक है, जोरावर सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है गज सिंह। 1746 से लेकर 87 तक, 1746 से लेकर 1787 तक शासन किसका रहता है मित्रों? गज सिंह का शासन काल रहता है। हाँ, और गज सिंह के शासन काल की बात करें, हाँ, पढ़ा वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर पढ़ाई क्यों करें? बिल्कुल आ जाएंगी। देखिए आप तैयारी तो अपने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे हार थोड़ी मान दोगे आप। हाँ, पढ़ाई करो, बिल्कुल आ जाएगी, वैकेंसी भी आ जाएगी। गज सिंह 1746 से 52। देखो गज सिंह को भी मित्रों जो मुगल बादशाह था अहमद शाह, इस अहमद शाह ने गज सिंह को भी उपाधि दी थी 1752 में। अहमद शाह ने क्या उपाधि दी इसे? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराज शिरोमणि तथा माही मरातीब की उपाधि दी थी।
यानी अहमद शाह मुगल बादशाह था मित्रों, हाँ मुगल बादशाह अहमद शाह था, उसने 1752 में इसे कौन सी उपाधि थी? गज सिंह की कार्यकाल की बात कर रहे हैं मित्रों। तो गज सिंह को देखो राज राजेश्वर, पहले आप राज राजेश्वर भी लगा लेना इसके, राज राजेश्वर, राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि, राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि तथा माही मरातीब की उपाधि दी थी। किसने? इसी गज सिंह ने दी थी। ठीक है मित्रों, अहमद शाह ने दी थी। किसने दी थी? अहमद शाह ने इसे उपाधि दी थी, आपको ध्यान में रखना है। गज सिंह के काल में मित्रों देखिए, गज सिंह के काल में चारण कवि था गोपीनाथ गार्डन, एक चारण कवि था गोपीनाथ गार्डन। इस गोपीनाथ गार्डन ने गज सिंह के काल में, गोपीनाथ गार्डन ने गज सिंह के काल में इसका ग्रंथ लिखा था, इस पर गज सिंह रो रूपक ग्रंथ, गज सिंह रो रूपक, गज सिंह रो रूपक ग्रंथ किसने लिखा था मित्रों? गज सिंह रो रूपक ग्रंथ, हाँ किसने लिखा था? गोपीनाथ गार्डन ने लिखा था। जबकि फतेहराम सिंडाइच, फतेहराम सिंडाइच, इस फतेहराम सिंडाइच ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो फतेहराम सिंडाइच ने लिखा था गज सिंह रा गीत कवित दुआ, गज सिंह रा गीत कवित दुआ, गज सिंह रा गीत कवित दुआ, ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था मित्रों आपके इस फतेहराम सिंडाइच ने लिखा था। इसके अलावा जब गज सिंह की मृत्यु हुई मित्रों, इस गज सिंह की मृत्यु पर इसका एक सेवक था मित्रों, स्वामी भक्त सेवक बोल सकते हो आप इसको, इसका स्वामी भक्त सेवक था। गज सिंह की मृत्यु पर इसका स्वामी भक्त सेवक कौन था? मंडलायत संग्राम सिंह, मंडलायत संग्राम सिंह। इसने भी अपने प्राण है मित्रों इसकी मृत्यु के साथ ही न्यौछावर किए थे, अर्थात इसकी चिता के साथ अपने आप को इसने जलाया था। अर्थात गज सिंह की मृत्यु पर इसका स्वामी भक्त सेवक कौन था? मंडलायत संग्राम सिंह। और मंडलायत संग्राम सिंह भी इसके साथ ही मित्रों है, यहाँ पर है, इसकी चिता के साथ अपने आप को इसने यहाँ पर है जला दिया था और इसके साथ ही मरा था। तो अर्थात इसका स्वामी भक्त सेवक था और जो इसी के साथ मर गया था, तो वो कौन था मित्रों? मंडलायत संग्राम सिंह था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गज सिंह 1746 से 87 कार्यकाल था, जिसे अहमद शाह ने मित्रों राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि की उपाधि और माही मरातीब ये दो उपाधियां दी थी। इसके बाद में मित्रों इसी गज सिंह पर एक गोपीनाथ गार्डन ने ग्रंथ लिखा गज सिंह रो रूपक ग्रंथ, ठीक है। और फतेहराम सिंडाइच ने गज सिंह गीत कवित दुआ ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इसके बाद में इसका स्वामी भक्त सेवक था मंडलायत संग्राम सिंह, और ये मंडलायत संग्राम सिंह भी मित्रों इसी के साथ है यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हो गया गज सिंह। और गज सिंह के बाद में मित्रों जो शासक बनेंगे वो बनेंगे सूरत सिंह। हाँ, लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया? चलिए आगे मित्रों। हाँ, कल एक पेपर लगा था BSTC का, उसमें आप आर्ट्स और कल्चर के और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखना, जितना मैंने पढ़ाया आपको उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो जरूर देखना एक बार सभी मित्र। BSTC का एक पेपर लगा, अच्छे क्वेश्चन थे मित्रों, शानदार शानदार क्वेश्चन थे उसमें, तो सभी मित्रों जरूर देखना एक बार BSTC का जो उसमें पेपर में जो जीके वाला आया था। वैसे जीके पूरा देखना, आपको पॉलिटी भी देखनी है, जियोग्राफी भी देखनी है, लेकिन आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री भी देखने जितनी आपने पढ़ी है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे चलते हैं। सूरत सिंह, जीके के 50 क्वेश्चन आए थे उसमें, वो देखने आपको सभी को, अपना मूल्यांकन कर सकते हो आप लॉकडाउन में कितना याद है।
कितना भूल गए। हाँ, सूरत सिंह शासक बनते 1787 से 1728 तक इनका कार्यकाल रहता है। हाँ, क्या हुआ जिद्दी जी, दिख रहा नहीं है क्या? आंखें खराब हो गई क्या? सूरत सिंह, इनका कार्यकाल 1787 से 1828 तक। इनके कार्यकाल की तीन घटनाएं याद रखनी आपको। तीन घटनाएं कौन सी? एक तो इसने शासक बनने के पश्चात 1805 में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, अमरचंद हाँ सुराणा के नेतृत्व में 1805 में इसने मित्रों बटनेर पर अधिकार किया था। और हनुमानगढ़ है उसका नाम रखा था बटनेर का, यानी मंगलवार के दिन इसने बटनेर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। हमने बटनेर में पढ़ा भी था। तो बटनेर के किले को जीता था इसने। हाँ, बटनेर के किले को जीता था मित्रों किसने? सूरत सिंह ने, मंगलवार के दिन 1805 में। और इसलिए उसका नाम भी क्या रखा? हाँ, उसका नाम रखा था हनुमानगढ़। तो 1805 में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में बटनेर पर विजय प्राप्त की। बटनेर पर विजय प्राप्त की तथा मंगलवार के दिन जीतने के कारण, मंगलवार के दिन जीतकर इसका नाम, बटनेर का नाम क्या रख दिया मित्रों? हनुमानगढ़ रखा। ठीक है, अब तो दिख रहा है क्या? ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ बिल्कुल, हाँ जाप्ता का बाटी बिल्कुल सही है सुमन जी। इसके बाद में देखिए 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में आक्रमण करता है चोरू पर। और चोरू का शासक था उस समय शिव सिंह। और चोरू पर जब ये 1814 में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में आक्रमण करता है, तो हमने दुर्गों में पढ़ा था, जब मैंने दुर्ग पढ़ाए थे आपको, वहां पर पढ़ाया भी था कि यहाँ पर चोरू पर जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, शिव सिंह पर आक्रमण हुआ था, उस समय चोरू वाले जो ठाकुर है, उन ठाकुरों के पास है मित्रों, है वो है दुर्ग में है वो गोला बारूद है वो समाप्त हो गए थे। हाँ, दुर्ग में गोला बारूद समाप्त हो गए थे। तो इसलिए ठाकुरों ने अपनी सुरक्षा के लिए है वो दुर्ग से क्या फेंके थे? चांदी के गोले, चांदी के गोले फेंके थे। इसलिए मित्रों ऐसा किला जहां पर है चांदी के गोले फेंके गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। वो कौन सा था? चोरू का किला था। तो सूरत सिंह अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में 1818 में चोरू के शिव सिंह पर आक्रमण किया। शिव सिंह पर आक्रमण किया। तो चोरू के शिव सिंह पर आक्रमण किया। और इस समय मित्रों चोरू में मित्रों यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि चांदी के गोले दागे गए, यानी ठाकुरों के द्वारा, चोरू के ठाकुरों द्वारा अपनी रक्षा के लिए है चांदी के गोले दागे गए। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, यानी किस दुर्ग में ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए है चांदी के गोले दागे? तो देखो, चय से चोरू, चय से चांदी, चय से चोरू का किला और चय से क्या हो जाएगा? चांदी। तो चोरू और चांदी याद रह जाएगा वैसे भी। तो चोरू के किले में ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए वो चांदी के किले जो गोले हैं वो दागे थे। जब यहाँ पर अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में शिव सिंह पर आक्रमण हुआ था, तो इस समय है मित्रों आक्रमण का सामना नहीं कर पाए थे, गोला बारूद समाप्त हो गया था। और यहाँ पर है, यहाँ पर चांदी के गोले इनको दागने पड़े थे। ठीक है, हाँ योगेश जी कह रहे हैं अब यदि चांदी के गोले दागे तो वो नीचे नहीं पड़ने देंगे, ऊपर के ऊपर ही पहुंच लेंगे। अच्छा, सही है। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसी सूरत सिंह ने मार्च 1818 में, मार्च 1818 में इसका एक व्यक्ति था काशीनाथ ओझा। इसकी तरफ से कौन था? काशीनाथ ओझा ने मित्रों है अंग्रेजों से क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। तो बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? हाँ, बीकानेर के किस शासक ने
बिल्कुल रामदयाल जी बिश्नोई, आपके भी याद रह जाएगा, प्रैक्टिस करके देखिए। हाँ, तो बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? बीकानेर का शासक था मित्रों सूरज सिंह, और सूरज सिंह की तरफ से संधि पर साइन करने वाला कौन था? काशीनाथ ओझा था, काशीनाथ ओझा। और अंग्रेजों से शायद संधि होगी मार्च 1818 में। तो बीकानेर के किस शासक ने संधि की? ये आपका है मित्रों सूरज सिंह है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना मित्रों, इस सूरज सिंह ने भी करणी माता का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। करणी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था मित्रों? इसे सूरज सिंह ने भी करवाया था। हाँ, तो ये आपका सूरज सिंह है। 3-4 बातें ज्यादा नहीं, एक तो है बठनेर दुर्ग को जीता था इसने, हनुमानगढ़ उसका नाम रखा था, मंगलवार के दिन जीतकर 1805 में। 1818 में चूरू के शिव सिंह पर आक्रमण किया था। और यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है, ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीकानेर के किस शासक ने, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अंग्रेजों से संधि की थी? तो सूरज सिंह, और इसकी तरफ से जो संधि पर साइन किए थे वो काशीनाथ ओझा ने। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, करणी माता के जो मंदिर का जीर्णोद्धार है वो भी इसी ने करवाया था। अब आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रुक जाओ रामदयाल जी, रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, शारदा कस्बा हॉस्पिटल सीकर में ही है। हाँ डट जाओ, डट जाओ, चले आगे। सूरज सिंह हो गया क्लियर, तो आगे बढ़े रतन सिंह की तरफ। हाँ चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक रतन सिंह। रतन सिंह आपके मेवाड़ में भी हुए थे, रतन सिंह आपके आमेर में भी हुए हैं, रतन सिंह आपके बीकानेर में भी आए हैं। हाँ, 1828 से लेकर 1851 तक किसका शासनकाल था मित्रों? रतन सिंह का शासनकाल था। हाँ, और रतन सिंह के शासनकाल के समय मित्रों देखिए 1829 में एक युद्ध हुआ था, वाणसप्पी युद्ध। वाणसप्पी युद्ध, यह युद्ध हुआ था मित्रों। इधर बीकानेर का तो कौन था? रतन सिंह। बीकानेर वर्सेस जैसलमेर के मध्य वाणसप्पी गांव में हुआ था मित्रों। बीकानेर वर्सेस जैसलमेर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? वाणसप्पी गांव का युद्ध हुआ था, वाणसप्पी युद्ध। इसमें बीकानेर का तो कौन था? रतन सिंह। और जैसलमेर का शासक कौन था? गज सिंह। कौन था? गज सिंह था, जो उस समय अवैशक था। गज सिंह क्या था मित्रों? अवैशक था इस समय। दोनों में है सीमाओं को लेकर झगड़े होते रहते थे, इधर रतन सिंह और इधर जैसलमेर शासक कौन था? गज सिंह। लेकिन गज सिंह आवश्यक था, छोटा था, इसलिए इस जैसलमेर के शासक गज सिंह का प्रतिनिधित्व किसने किया? यहां पर प्रतिनिधित्व किया सालिम सिंह ने। किसने किया था? सालिम सिंह ने। तो सालिम सिंह ने मित्रों इसका प्रतिनिधित्व करते हुए, गज सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के शासक रतन सिंह के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में मित्रों सालिम सिंह क्या रहा? विजय रहा। अर्थात शासक कौन था? तो शासक की विजय मानी जाती है, अर्थात गज सिंह की क्या हुई? विजय हुई। तो गज सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए सालिम सिंह ने मित्रों 1829 में वाणसप्पी के युद्ध में है बीकानेर के शासक रतन सिंह को युद्ध में हराया था। इसके पश्चात मित्रों दोनों में क्या रहती है? अनबन रहती है। बीकानेर के रतन सिंह और गज सिंह में दोनों में क्या है मित्रों? दूरियां बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। इसके पश्चात मित्रों मेवाड़ महाराणा आता है। उसमें मेवाड़ महाराणा कौन था मित्रों? तो इस समय मेवाड़ का महाराणा था जवान सिंह। कौन था? मेवाड़ महाराणा था जवान सिंह। तो ये मेवाड़ महाराणा जवान सिंह बीच बचाव में आता है इन दोनों में, और दोनों को क्या करवा देता है मित्रों? राज्य करवा देता है। दोनों को क्या कर देता है मित्रों? संधि करवा देता है दोनों में, अर्थात दोनों में मेल मिलाप बैठा देता है जब दोनों आपस में लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, सालिम सिंह की हवेली वहीं पर है, बिल्कुल सेने जी। हाँ,
तो यहाँ पर मेवाड़ महाराणा जवान सिंह आता है और दोनों में क्या करवा देता है, मेल मिलाप करवा देता है और दोनों क्या करवा देता है, आपस में अराजी करवा देता है। इसके पश्चात एक अंग्रेज अधिकारी आता है, ट्रेवेलियन, अंग्रेज अधिकारी ट्रेवेलियन। ये ट्रेवेलियन भी मित्रों इनमें क्या करवा देता है, व्यापक संधि करवा देता है। यानी बच्ची खुशी थोड़ी बहुत दुश्मनी थी ना, उसको भी ट्रेवेलियन ने क्या करवा दिया, तोड़वा दिया। और अंग्रेज अधिकारी ट्रेवेलियन ने इसने क्या करवा दी, व्यापक संधि करवा दी, इनकी सीमाओं का निर्धारण करवा के। इसके बाद कहते हैं कि इन दोनों में क्या नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ महाराणा जवान सिंह और अंग्रेज अधिकारी ट्रेवेलियन ने इन दोनों में क्या करवाई थी, संधि करवाई थी। और ये संधि है मित्रों रतन सिंह और किसके मध्य हुई थी, गज सिंह शासक थे। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें मित्रों रतन सिंह के कार्यकाल की बात करें तो रतन सिंह मित्रों 1837 में ये गया था गया। कहां पर गया था, गया में गया था। और गया कहां पर था मित्रों, बिहार में। गया में गया था, कहां पर गया था, हाँ कहां पर गया था, गया में ही गया था। और गया कहां पर था, बिहार में गया था 1837 में। हाँ, और 1837 में मित्रों यहां पर गया नामक स्थान पर इसने अपने सैनिकों को शपथ दिलाई। अपने सैनिकों को क्या शपथ दिलाई, कन्यावध न करने की, कन्यावध न करने की शपथ दिलाई। तो 1837 में बिहार के गया नामक स्थान पर, बिहार के गया नामक स्थान पर रतन सिंह ने अपने सैनिकों को किसकी शपथ दिलाई थी, कन्यावध न किया, यानी कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। और इसके पश्चात अंग्रेज सरकार ने भी मित्रों आपको ध्यान में रखना है 1844 में, अंग्रेज सरकार ने 1844 में है इस कन्यावध पर क्या लगाया था, पूर्ण प्रतिबंध। क्या लगाया था, पूर्ण प्रतिबंध। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने, हाँ राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने है कन्यावध पर रोक लगाई थी। और मैंने ये आपको बताया था जब मैंने आपको प्रथाएं पढ़ाई थी राजस्थान की। आप देखते हैं कितने लोगों को याद है, राजस्थान में सबसे पहले जल्दी बताइए कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी। सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगी थी 1833 में। और 1833 में सबसे पहले किसने लगाई थी रोक, बिल्कुल मुकेश जी गुप्ता, अलका जी सिरोहिया, बिल्कुल सही है, अक्की चौधरी, बिल्कुल। कोटा रियासत ने, कोटा रियासत ने उमेद सिंह के शासनकाल में, है ना, हाँ कोटा रियासत में उमेद सिंह के शासनकाल में सबसे पहले राजस्थान में है कन्यावध पर रोक लगी थी। तो कन्यावध पर सबसे पहले रोक कोटा रियासत ने लगाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा के लिखना। सबसे पहले रोक 1833 में लगी थी। और 1833 में किस रियासत ने लगाई थी, कोटा रियासत में उमेद सिंह के काल में लगी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये तो हो गई बात कन्यावध की। अब आगे हम इधर ही पढ़ते हैं, रतन सिंह की तरफ भी चलते हैं आगे। इसी रतन सिंह ने मित्रों बीकानेर में एक मंदिर भी बनाया था। बीकानेर में कौन सा मंदिर बनाया था इसने, रतन बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया, बीकानेर में इसने रतन बिहारी मंदिर बनाया था। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर इसने बनवाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों 1857 की क्रांति के समय, और 1857 की क्रांति के समय जो डोंगजी जवाहर जी थे मित्रों, उन डोंगजी जवाहर जी में से जो जवाहर जी था ना, उस जवाहर जी को इन्होंने जूनागढ़ किले में शरण दी थी। तो जवाहर जी को जूनागढ़ किले में शरण दी थी, जवाहर जी को कहां पर शरण दी थी, जूनागढ़ में शरण दी थी। 1857 की क्रांति के समय जो डोंगजी जवाहर जी, राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं डोंगजी जवाहर जी, बटोट पाटौदा सीख करके धनवान लोगों को लूटते थे, गरीबों में धन बांटते थे। 1857 की क्रांति के समय हाँ जो लोक देवता के रूप में हुए थे, 1857 की क्रांति के लोक देवता कहते हैं उन्हें। तो 1857 की क्रांति के लोक देवता, ये आपको ध्यान में रखना है, वो कौन थे, डोंगजी जवाहर जी। और उनकी सहायता किसने की थी, बीकानेर के शासक पूछ लिया आपको, तो बीकानेर का शासक कौन था इस समय, ये बीकानेर का शासक था मित्रों आपका ये रतन सिंह था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। हाँ इसके अलावा इसका एक दरबारी कवि था, दयाल दास। कौन था, इसका दरबारी कवि था दयाल दास, जिसने लिखी दयाल दास री ख्यात, दयाल दास री ख्यात, या इसे राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं, हाँ राठौड़ों की ख्यात।
दयालदास री ख्यात या राठौड़ की ख्यात, अर्थात इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश का है उल्लेख मिलता है, बीकानेर के राठौड़ वंश का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत है मारवाड़ का जो जोधपुर की राठौड़ है उनका भी इस दयालदास की ख्यात में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस पढ़िए इस रतन सिंह को, रिपीट कीजिए मित्रों। कार्यकाल कब से कब तक है, 1828 से लेकर कब तक है, 51 तक। और 1829 में वाणसप्पी का युद्ध हुआ था जैसलमेर और बीकानेर में, जिसमें जैसलमेर में गज सिंह की तरफ से सालिम सिंह ने प्रतिनिधित्व करते हुए किसको हराया था, बीकानेर के रतन सिंह को हराया था। इसके बाद में इन दोनों में समझौता किसने करवाया था, मेवाड़ महाराणा जवान सिंह और अंग्रेज अधिकारी ट्रेवेलियन ने इनमें क्या करवा दिया था, समझौता करवा दिया था, संधि करवा दी थी। ठीक है। इसके पश्चात में 1837 में बिहार के गया नामक स्थान पे, बिहार के गया नामक स्थान पे इसने अपने सैनिकों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। इसके बाद में आपको यह भी ध्यान में रखना है, अंग्रेज सरकार ने 1844 में पूर्णतः प्रतिबंध लगवा दिया था, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में 1833 में कोटा रियासत में कन्यावध को है मित्रों है प्रतिबंधित किया गया था। बीकानेर में रतन बिहारी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों, यह भी आपको ध्यान रखना, रतन सिंह ने करवाया था। 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय जवाहर जी है, इस जवाहर जी को जूनागढ़ में शरण किसने दी थी, वो आपका रतन सिंह था। इसका दरबारी कवि था दयालदास, और जिसने दयालदास री ख्यात या राठौड़ की ख्यात भी लिखी थी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ वंश का उल्लेख मिलता है और मारवाड़ के राठौड़ वंश का भी उल्लेख मिलता है। इतना क्लियर हुआ तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। चले क्या आगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट रतन सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है सरदार सिंह। रतन सिंह के बाद में बीकानेर का शासक कौन बनता है, सरदार सिंह। और सरदार सिंह का कार्यकाल 1851 से 72 तक, 1851 से लेकर 1872 तक किसका कार्यकाल रहता है मित्रों, सरदार सिंह का कार्यकाल रहता है। और सरदार सिंह की बात की जाए तो मित्रों, सरदार सिंह ने बीकानेर में 1854 में एक तो सती प्रथा पर और एक जो जीवित समाधि प्रथा है उस जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। तो 1854 में इसने एक तो सती प्रथा वह जो जीवित समाधि प्रथा होती है, इस समाधि प्रथा पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो बीकानेर में सती प्रथा और समाधि प्रथा दोनों पर रोक किसने लगाई थी मित्रों, इन दोनों पर रोक लगाई थी मित्रों सरदार सिंह ने। सरदार सिंह के संदर्भ में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है तो वो वही है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना मित्रों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना है वो अपने राज्य से बाहर भेजी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना अपने राज्य से बाहर, अर्थात पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, हिसार हांसी वाला जो सिरसा वाला क्षेत्र है, वहां तक इसने अपनी सेना भेजी थी। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने है 1857 की क्रांति के समय अपनी रियासत से बाहर जाकर उनकी सहायता की थी, और वे एकमात्र शासक था सरदार सिंह। इसके पश्चात अंग्रेज है मित्रों, अंग्रेज इससे बहुत खुश हुए थे और अंग्रेजों ने इससे है मित्रों जो टिब्बी परगना पड़ता है हनुमानगढ़ की तरफ, टिब्बी वाला क्षेत्र, उस टिब्बी परगने के मित्रों है वो 41 गांव है इसे उपहार में भी दिए थे। और ये बात शायद हमने 1857 की क्रांति में चर्चा की भी थी, यदि थोड़ा बहुत याद आपकी, वैसे आपकी याद तो बहुत रहता है, वैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सब भी। तो अब देखिए मित्रों, हाँ 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय अपने राज्य की सीमा से बाहर, अपने राज्य की सीमा से बाहर, सीमा से बाहर जाकर अर्थात पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में अंग्रेजों की सहायता की।
तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था मित्रों जिसने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर भी, दूसरे राज्य में जाकर भी इनकी क्या की थी मित्रों, सहायता की थी। आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसे को अंग्रेजों ने क्या दिया था, इसे अंग्रेजों ने इसे टीबी परगने की 41 गांव उपहार में दिए। टीबी परगने के 41 गांव में उपहार में दिए। इसके अलावा मित्रों जो चूरू का जो सरदार सर वाला क्षेत्र है, चूरू में जो सरदार सर पड़ता है ना, इस सरदार सर को इसी ने बसाया था अपने नाम पर। चूरू का जो सरदार सर है, उस चूरू के सरदार सर को मित्रों किसने बसाया था, वो चूरू के सरदार सर को इसी ने बसाया था, सरदार सिंह ने बसाया था। तो सरदार सिंह काल के मुख्य आपको ये बात रखनी है कि क्रांति के समय इसने अपनी सीमा से बाहर जाकर है सहायता की थी अंग्रेजों की। इसी कारण अंग्रेज बहुत खुश हुए थे और टिब्बी परगने 41 गांव उपहार में दिए थे। चूरू का सरदार सर कस्बा इसने बसाया था और सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक भी इसी ने लगाई थी। एक छोटा सा शासक और पढ़ेंगे, डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह के बाद में जो शासक गंगा सिंह है उनकी चर्चा कल करेंगे। तो एक छोटा सा शासक और पढ़ लेते हैं, डूंगर सिंह। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1872 से लेकर 87 तक इसका कार्यकाल रहता है मित्रों। हाँ, 1872 से। बस अब नींद नहीं आएगी मासूम जी, 2-5 मिनट की बात हो रहा है। डूंगर सिंह का कार्यकाल रहता है और डूंगर सिंह है मित्रों, ये लाल सिंह का पुत्र था। यानी मित्रों जो सरदार सिंह है मित्रों, सरदार सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी और लाल सिंह को गोद लिया था उन्होंने। और इसी लाल सिंह का पुत्र कौन था मित्रों, डूंगर सिंह। और इसी लाल सिंह का पुत्र कौन आएगा मित्रों, इसी लाल सिंह का पुत्र आएगा आपका गंगा सिंह। हाँ, जिसने लालगढ़ पैलेस अपने पिताजी की स्मृति में बनवाया था। आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उनके बारे में। तो डूंगर सिंह की बात की जाए तो मित्रों इन्होंने एक तो डूंगरगढ़ बसाया था। डूंगरगढ़ है ना बीकानेर वाला, बीकानेर में जो डूंगरगढ़ है वो डूंगरगढ़ इन्होंने बसाया था। और बीकानेरी जो भुजिया है, बीकानेर में जो भुजिया बनाने का काम चालू हुआ था, वो बीकानेर में भुजिया बनाने का काम मित्रों इससे डूंगर सिंह के कार्यकाल में चालू हुआ था। और बीकानेर में मित्रों जो घंटाघर है, उस घंटाघर का निर्माण भी किसने करवाया था, बीकानेर के जो घंटाघर है उस घंटाघर का निर्माण भी किसने करवाया था, उस घंटाघर का निर्माण भी मित्रों इसी डूंगर सिंह ने करवाया था। इसके अलावा मित्रों 1878 में इस डूंगर सिंह ने अपने 800 ऊंटों की सेना, 800 ऊंटों की सेना भेजी थी। किसकी सहायता के लिए, 800 ऊंटों की सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए अफगानिस्तान के विरुद्ध भेजी थी। यानी अफगानिस्तान के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए अफगानिस्तान के विरुद्ध है वो कितनी, 800 ऊंटों की सेना भेजी थी। हाँ, तो अंग्रेजों की सहायता के लिए मित्रों इसने 1878 में कितने सैनिक है, 800 ऊंटों की सेना है मित्रों अफगानिस्तान के विरुद्ध भेजी थी 1878 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका डूंगर सिंह है मित्रों, जो डूंगरगढ़ का स्पाइस ने बसाया था। बीकानेर में जो बीकानेरी भुजिया है, घंटाघर का निर्माण है मित्रों इसी के काल में हुआ था। और अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने अफगानिस्तान के विरुद्ध सहायता भेजी थी, 800 ऊंट भेजे थे। इसके अलावा डूंगर सिंह ने मित्रों जो हिमालय की नदियों का पानी है वो राजस्थान में लाने का सपना भी देखा था। और आगे जाकर जो गंग नहर लेकर आएंगे वो कौन लेकर आएंगे, वो आपके आएंगे मित्रों जो अगले शासक आएंगे गंगा सिंह, जिसका कार्यकाल 1887 से 1943 तक होगा। उनकी चर्चा मित्रों हम कल करेंगे, आज आपका टाइम हो गया है लगभग। तो गंगा सिंह के बारे में जो चर्चाएं होंगी वो कल करेंगे। और लास्ट शासक सादुल सिंह है उसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। किशनगढ़ के राठौड़ों के बारे में, बनी ठनी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साउथ सिंह की प्रेमिका के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा करेंगे मित्रों हम कल वाली क्लास में। धन्यवाद मित्रों, कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।